प्ले बाइटिंग बहुत करता है, तो उस चीज का क्या समाधान है जो डॉग प्ले बाइटिंग करता है और एक 7-8 महीने तक भी नहीं छोड़ता? देखिए ऐसा होता है छोटे बच्चे होते हैं और इनके जो टीथ हैं ग्रो कर रहे होते हैं, तो इनमें कई बार इचिंग सेंसेशन आती है, तो वो हर चीज़ को। डॉग अगर ज्यादा एग्रेसिव है तो उसका आप बता सकते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया देखिए है। डॉग अगर एग्रेसिव है तो सबसे पहले तो आप एज ए पेट पेरेंट आपको घर में रखना है डॉग, तो रूल्स भी हैं ये। भारत के आज जितने भी डॉग ब्रीडर्स हैं, डॉग लवर्स हैं या पेट्स लवर्स हैं, आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीत सिंह, जो कि वेटनरी कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, सर्जन भी हैं, फिजिशियन भी हैं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर अजीत सिंह से कुछ पेट्स के बारे में कि कैसे देख रेख हम अपने पेट्स की रख सकते हैं। हेलो सर। थैंक यू प्रतीक, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया अरे सर। और मैं खुश हूँ कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, लोगों तक सही जानकारी पहुँचा रहे हैं जिससे वो अपने पेट्स को अच्छे से अच्छी परवरिश दे सकें। बिल्कुल सर। तो रही बात आपके क्वेश्चन की कि पेट की देखरेख कैसे करें, तो ज़्यादातर पेट ओनर्स ये जानते हैं कि हम अपने पेट को कैसे अच्छे से ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी अगर पेट बीमार हो रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। बीमारियों के लक्षण पहचानने की ज़रूरत है, उन्हें पहचानना है कि कैसे बीमारी हो रही है, तो नॉर्मल से कैसे जैसी डिविएट हो तुरंत उनको डिटेक्ट करना है, पहचानना है कि अच्छा हमारा डॉग एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, हमारी कैट एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। तो उनको सिम्टम देखने हैं और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना कि सर इसको क्या समस्या है, तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट उनको मिल जाता है। सर एक मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे एज अ पेट लवर, मैं कोई किसी ब्रीडर से पेट परचेस करके आया, मैंने आज तक कभी पेट नहीं पाला, डॉग कैट कभी नहीं पाली, या हॉर्स या बफेलो या गाय, कुछ कुछ भी नहीं पाला आज तक। मुझे कैसे स्टेप बाय स्टेप उनका ध्यान रखना चाहिए? क्या क्या इंजेक्शन लगते हैं? क्या क्या उनका टीकाकरण होता है? क्या दवाई देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए? वो क्या आप हमारे व्यूवर्स को और पेट लवर्स को बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अगर आपको पेट पेरेंटिंग यानी कि पेट पालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले आप आपके जो भी साथी हैं, दोस्त हैं, उनके जिन्होंने पेट पाल रखे हैं उनसे बात करें, उनके यहाँ जाकर देखें कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनका रख रखाव रखते हैं। उसके बाद आप जब पेट को ले आते हैं, क्योंकि पेट एक पेट नहीं, वो खेलने की चीज़ नहीं, वो आपकी फैमिली का मेंबर है, बिल्कुल सर। तो आपको उसका ध्यान भी उसी तरह से रखना है। लाने के बाद आपको देखना है कि 30 दिन से पहले आपको बच्चा अडॉप्ट नहीं करना है। 30 डेज तक कम से कम मदर मिल्क उनको उसको मिलना चाहिए, जिससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो सके। दूसरा, जब आप ले आते हैं तो आपको सबसे पहले अपने जो भी वेटनेरियन हैं, जो डॉक्टर हैं, जो उनको देखते हैं, उनके पास मिलना चाहिए, उनसे जाकर उनसे पूछना चाहिए सर कौन सी एज में कब डिवॉर्मिंग करनी है, कब वैक्सीनेशन करनी है, उसकी एक पेट बुक बनवा लें। वैक्सीनेशन बुक भी बोलते हैं बहुत सारे लोग उसको। उससे क्या है, आपको शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट रहेगा डॉक्टर के पास कि हाँ अब डिवॉर्मिंग का टाइम है, अब वैक्सीनेशन का टाइम है। इससे क्या आप अपने अपने पेट्स को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। एक सर, एज अ पेट लवर, क्या पेट्स में बाल झड़ने की समस्या सबसे ज़्यादा सुनाई में आती है? इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? बीमारी लगने से पहले कैसे बचा सकते हैं पेट को? देखिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि पेट्स ओनर हमारे पास भी आते हैं, हम लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात भी करते हैं, तो वो बताते हैं कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो बाल झड़ना दो तरह का होता है, एक तो सीजनल है जो नेचुरली शेड होते हैं, बिल्कुल सर। दूसरा होता है किसी बीमारी के कारण या किसी कमजोरी के कारण। तो हमें ये देखना है कि बीमारी का कारण हम खुद तो नहीं है, बीइंग ए पेट पेरेंट। कैसे हो सकते हैं हमने देखते हैं कि डॉग स्पेसिफिक शैम्पू हैं, लोग उसको ना यूज करके अपने जो शैम्पू यूज कर रहे हैं, हम्म। सेम शैम्पू ह्यूमन शैम्पू को वो अपने पेट को भी यूज कर लेते हैं, नहला देते हैं। ह्यूमन शैम्पू को यूज नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्किन डॉग स्किन का पीएच यानी सेंसिटिविटी अलग है और ह्यूमन स्किन की सेंसिटिविटी या बालों की सेंसिटिविटी अलग है। तो हमें वो यूज नहीं करना है। दूसरा, हम अपने फ्लोर पर फिनाइल यूज कर रहे हैं, हमारा पेट फ्लोर पर बैठ रहा है, उसको स्किन एलर्जी रिएक्शंस, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं उससे। दूसरा, इसको अवॉइड करना है। फिर उसके बाद जब हम अपने पेट को नहलाते हैं तो उसको गीला नहीं छोड़ना है, उसके जो फर है, हेयर है, उसको अच्छे से ड्राई कर देना है, जिससे अंदर ह्यूमिडिटी और बैक्टीरियल इन्वेजन ना हो। सर जैसे कि पेट्स में मैंने कई बार देखा है, एज अ ब्रीडर, एज अ पेट लवर,
कि पेट्स में कई बार हम नहलाते हैं और पानी रुक जाता है, कि उससे किन किन तरह की स्किन डिजीज हो सकती है, क्या हो सकती है उससे, हमें अगर हो जाती है तो कैसे क्योर करें उसे? देखिए, सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो होते हैं फंगल डिजीज़ के, जो फंगस से बीमारियां होती हैं। दूसरी बैक्टीरियल डिजीज़ भी हो सकती है। तो हम इनको, सबसे बड़ी बात है, हम बीमारी होने का इंतज़ार क्यों करें? बिल्कुल हमें सर। उसको होने से पहले रोकना है। बिल्कुल सर। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल सर। तो हमें क्या है, अच्छे से उसको ड्राई करना है, जिससे वहाँ पर पानी बिल्कुल बचे ना, यानी कि ह्यूमिडिटी ना रहे। और अपने पेट की स्किन को रेगुलर कॉम्बिंग करनी है, जिससे वहाँ पर एयर जाती रहे बालों की जड़ तक। तो जिससे क्या, वहाँ पर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना रहे। हम कभी कई बार कॉम्बिंग नहीं करते, स्किन का ध्यान नहीं रखते, बालों का ध्यान नहीं रखते, तो वहाँ पर बीमारियां होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सर जैसे हम कोई बच्चा लाए, उसमें हम कौन कौन सी वैक्सीनेशन होती हैं और किस किस टाइम पे होती है, एक जनरली नॉर्मली वर्बली आप बता सकते हैं? नहीं, देखिए, अब जैसे बच्चा लेकर आते हैं आप, तो वही है, बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं। वो आपको क्या है, जब लेके आते हैं तो डॉक्टर या आपके लोकल एरिया में कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल है ना? तो आप उसके हिसाब से शेड्यूल करना है अपने लोकल वेटनेरियन से मिलने के बाद। टाइम पे कितने दिन पे वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए, जो मस्ट है कि होनी होनी है, उससे आप लेट नहीं कर सकते? देखिए, आप 3 महीने से ऊपर आपको वेट नहीं करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। 3 महीने के बाद, 3 महीने का इंतजार, ऐसे आप सोचें कि 3 महीने के बाद हम 1 महीने बाद, 1 साल बाद, ऐसे एबरेंट टाइमिंग नहीं रखनी है। जो शेड्यूल्ड टाइम है, आपको वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए, और इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं। वैक्सीन आपके डॉक्टर लगाएंगे, आप जब उनसे पेट लेकर आ रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, जब क्या है, जब डॉक्टर आपको सारे शेड्यूल बताएंगे कि इसकी वैक्सीनेशन, ये हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं, इसका शेड्यूल, मान के चलिए बूस्टर लगना है एक महीने के बाद, तो अकॉर्डिंगली वो आपको सारा शेड्यूल समझा देंगे। ओके सर। अपने और आप सेल्फ वैक्सीनेशन या सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बिल्कुल मेरी सर, एडवाइस हमेशा रहेगी ये ये। बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, अपने आप वैक्सीनेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। और अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसे उसके पास ले जाएं, अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। सर दूसरा क्वेश्चन, एज अ ब्रीडर मैं ये देखता हूँ कि टिक्स की ब्रीडर्स में क्योंकि मेरे बहुत सारे ब्रीडर्स फ्रेंड हैं, उनकी सबकी एक ही प्रॉब्लम रहती है कि टिक्स नहीं जाती। टिक्स अगर हो जाती है तो उसका कैसे हम उससे सॉल्यूशन ले सकते हैं कि टिक्स ना हो डॉक्टर? देखिए, टिक्स का क्या है, ये बड़ा मैनेजमेंट है, एक दिन में नहीं खत्म होती हैं। बिल्कुल सर। आपने पेट को, मान के चलिए, एंटी टिक मेडिकेशन करा दिया, तो टिक क्या है, वो वहाँ पर जहाँ पर रह रहा है, जहाँ उसका शेल्टर है, वहाँ पर इधर उधर क्रेविसेस में छिप जाती हैं जाकर। उनके एग हो सकते हैं वहाँ पर, वो खुद छुप सकती हैं। तो आपको क्या है, अपने जो एरिया है जहाँ पर वो रह रहा है, शेल्टर, उसकी अच्छे से क्लीनिंग करनी है, जिससे टिक्स वहाँ पर भी ना रहें। दूसरा क्या है, अपने सराउंडिंग्स में भी टिक्स को अवॉइड करना है। मान के चलिए दूसरे शेल्टर आपके नज़दीक हैं, या कोई डॉग बाहर से आपके शेल्टर में आ रहा है, तो उसको देख लेना है कि प्रॉपरली, कि कोई बीमार तो नहीं है, वो उसमें कोई टिक तो नहीं है, तो उसको डायरेक्टली लाकर अपने शेल्टर या अपने कैनल में ना रखें, उसको उसको कुछ दिन अलग रखें, सेपरेट आइसोलेशन में। जब वो देखें आपकी, हाँ, 15-20 दिन के बाद नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, तब अपने यहाँ लेकर आएँ। ठीक है सर। और सर ये जो डिवॉर्मिंग होती है, पेट की कीड़ों की दवाई दी जाती है, कि ये डॉग को कितने कितने टाइम पे दी जाती है? देखिए, हर दवाई का रिकमेंडेशन वही मैं कहूँगा, आपके डॉक्टर सारा शेड्यूल आपका बना देंगे, तो हाँ। आपको इसमें अपने आप मेडिकेशन नहीं करनी है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक बार डॉक्टर के पास गए, आपकी बुक बन गई, वो आपका अगर डॉक्टर को, मान के चलिए, 3 महीने पे आपको डिवॉर्मिंग करनी है, हम्म, तो आपकी जो रिकॉर्ड है, उसमें सारा शेड्यूल उसी हिसाब से फॉलो अप होता रहेगा। ओके सर। और सर मेरी एक फीमेल है, वो कमज़ोर हो रही है, खाने पीने में बहुत सही है और चल फिर भी एक्टिविटी भी सही है, लेकिन वीकनेस ऐसी है उसमें, मतलब हड्डियां दिख रही हैं उसकी, खाने ए- पीने में बेस्ट नहीं है। नहीं, ऐसी स्थिति में आपको उसकी जांच करानी चाहिए। मान के चलिए, वो आप अच्छा खाना दे रहे हैं उसको, हम्म। अच्छा उसकी परवरिश है, उसका अच्छा रख रखाव है, उसके बाद भी अगर उसको समस्या आ रही है, तो आपको ध्यान देना है। कारण क्या है, उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, उसकी डिवॉर्मिंग का स्टेटस क्या है, ये आपको जानना है। दूसरा, अगर उसके बाद भी डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ सही समय पर है, तो आपको उसके एक जनरल बॉडी प्रोफाइल करा लेना चाहिए, टेस्ट करा लेना चाहिए, कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन या अदर ब्लड पैरामीटर ठीक है कि नहीं है, उसका लीवर ठीक है कि नहीं, उसकी किडनी ठीक है कि नहीं। जब आप एक प्रोफाइल बॉडी का आपके सामने होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि समस्या या कमी कहाँ पर है। एक सर एक और क्वेश्चन,
कि डॉग, अगर आपके डॉग केनल में ज्यादा गंदगी है तो डॉग उससे भी बीमार हो सकता है, और हो सकता है तो कितना हो सकता है? देखिए, अगर आपका कैनल में ज़्यादा गंदगी है तो डॉग ज़्यादा ही बीमार हो सकता है, क्योंकि गंदगी जो है बहुत सारी बीमारियों का सोर्स है। बहुत सारे पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरस, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आपका कैनल अगर गंदा है तो समझिए आपके जो डॉग हैं वो बीमार ही रहेंगे। जितना आप साफ रखेंगे उतना ही बीमारियां अपने कैनल, अपने डॉग से आप दूर कर रखेंगे। डॉग अगर ज्यादा एग्रेसिव है तो उसका आप बता सकते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया देखिए, है। डॉग अगर एग्रेसिव है तो सबसे पहले तो आप एज ए पेट पेरेंट आपको घर में रखना है डॉग, तो रूल्स भी हैं ये, बाई लॉ है कि आप उसको न्यूट्रलाइज या स्टेरलाइज करके रखें, यानी कि उसका जो कास्ट्रेशन बोलते हैं वो करवा लें। उससे क्या है, हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बहुत हाई होने पर ही अग्रेसिव बिहेवियर जनरली होता है। तो वो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा कास्ट्रेशन होने के बाद, तो एग्रेसिवनेस कम हो जाएगी। उससे आप उस तरह के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते एक हैं। सर, मेरे से कई बार मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स ने भी पाल रखी हैं फीमेल्स और मेल्स पाल रखे हैं, और एज अ पेट लवर, एज अ डॉग ब्रीडर, ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें को फीमेल और मेल इन दोनों की मैटिंग, या फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव कराना, या मेल की मैटिंग किस टाइम पे करानी चाहिए, जो डॉग मेल की हेल्थ पे भी फर्क ना पड़े, और पर्टिकुलर अपना काम भी चलता रहे। देखिए, सबसे जो मेटिंग या ब्रीडिंग का जो सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है कि मेल एंड फीमेल दोनों हेल्दी होने चाहिए। अगर हेल्दी नहीं है तो मेटिंग आपकी फेल हो सकती है, या जो प्रोजेनी आनी है, जो बच्चे आने हैं, वो कमज़ोर या बीमार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको मीटिंग से पहले एक, मैं तो ये कहूँगा कि उनका एक जनरल टेस्टिंग करा लें कि कोई डॉग दोनों में से, मेल या फीमेल में से बीमार तो नहीं है, कोई टिक फीवर तो नहीं चल रहा है उनको, या अगर आपको लगता है कि हेल्दी हैं तो आप मीटिंग कराते हैं। तो जो मीटिंग के लिए जो बेस्ट टाइम है फीमेल्स के लिए वो है ईस्ट्रस फेज जो होता है। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह के फेजेस अलग होते हैं, तो उसमें एक टेस्ट होता है वेजाइनल साइटोलॉजी। उससे हम जान सकते हैं कि प्रो स्ट्रेस फेज है, स्ट्रेस फेज है, या लेट स्ट्रेस है, कौन सा फेज है। तो हम उसको करके टेस्ट करने से एग्जैक्ट टाइम का लगभग हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से समय इसको ब्रीड कराना है। पता चला हीट निकल गई, ब्रीड बिल्कुल करा सर। हम्म। रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अर्ली हीट में है, अर्ली स्ट्रेस में है, ब्रीड करा रहे हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सर। और सर एक और बात, जैसे कि कुछ कहते हैं कि साल में 2 बार बच्चे लेने चाहिए, 3 बार बच्चे लेने चाहिए। आपके अकॉर्डिंग एज अ डॉक्टर, और मतलब कितने बार फीमेल से बच्चे लेने चाहिए, जो फीमेल भी हेल्दी रहे और बच्चे भी हेल्दी रहे? देखिए, साल में आपको बच्चे लेने हैं तो सबसे पहले फीमेल की हेल्थ पर ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे जो होने वाले हैं वो फीमेल के अंदर से ही आने हैं, उसी के ऊपर फीड होने हैं, उसी का दूध उनको पीना है। अगर आप फीमेल हेल्दी नहीं है, मैं कहूँ साल में आप 3 बार बच्चे ले लें, 2 बार ले लें, तो बिल्कुल गलत है। मैं तो कहूँगा ऐसी फीमेल से एक बार भी ना लें बच्चे। बिल्कुल सर। सबसे पहले उसको हेल्दी करें, उसको अच्छा स्वास्थ्य करें उसका। दूसरा, जनरली लोग देखते हैं कि 2 बार ब्रीडिंग करते हैं, उससे क्या है, एक गैप मेंटेन रहता है, फीमेल भी हेल्दी रहती है। कौन से सीजन में सबसे ज्यादा बच्चे लेने चाहिए एज अ ब्रीडर हमें? एज ए ब्रीडर देखिए, हर जगह का ज्योग्राफी अलग है, हर जगह का जो वातावरण है अलग है। अब आप मान के चलिए ठंड में ब्रीडिंग करा रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, ब्रीडिंग कराने के बाद भी, बच्चे पैदा कराने के बाद भी आपके बच्चों की बचने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। यही आप अगर साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में कराते हैं, वहाँ पर मौसम लगभग सही रहता है, एक हम्म। जैसा है, तो वहाँ पर बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं। आपको ब्रीडिंग इस तरह से शेड्यूल करनी चाहिए कि जब मौसम अच्छा हो। अच्छे मौसम में अगर हम ब्रीडिंग करते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो जनरली क्या है, जैसे नेचुरल जो ब्रीडिंग होती है साल में जनरली एक बार ही हो पाती है, कंडीशंस के हिसाब से। जैसे कंडी वो बनती है, जो वातावरण है, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से एनिमल हीट पर आता है, वो ब्रीड करते हैं। और हम अगर फोर्सफुली ब्रीड करा रहे हैं तो वो दैट इज नॉट वो तो ऑथेंटिक सर लीगल कहीं भी एंड सही नहीं यस, रहेगा, वो सही किसी भी नहीं है। फील्ड में सही नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे कि हम डॉग पाल रहे हैं, एक पेट पाल रहे हैं, तो किन किन बातों का, जैसे कि उनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एक नॉर्मल देखिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए डॉग बीइंग ए का? पेट पेरेंट, आपको जनरल चीज आनी चाहिए, अपने पेट का टेम्परेचर पहचानना आना चाहिए। मान के चलिए डॉग्स का ऑन एवरेज जो टेम्परेचर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आपको पता होना चाहिए 102 है, इससे कम तो नहीं है, इससे ज़्यादा तो नहीं है।
और कई बार जब आप अपने पेट के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको पता होता है, छूने से पता चल जाता है इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या कम है। बिल्कुल सर। उसके हिसाब से आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं अगर कोई बीमारी है तो। ओके। और सर जैसे किसी ने कैट पाल रखी है तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? कैट्स, और देखिए इसमें क्या है, आपको ये डिपेंड करता है कौन सी कैट के अंदर या डॉग के अंदर अलग अलग कैटेगरी है। बिल्कुल सर। सबके टेम्परेचर आपके एरियाज के हिसाब से, मेटाबॉलिज्म के हिसाब से अप डाउन हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको अपने डॉग को लाना है, लाने के बाद सबसे पहले अपने डॉक्टर को ही दिखाना है। एक आपको पता चल जाएगा कि हमारे डॉग का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, सारे वाइटल पैरामीटर्स आपके रिकॉर्ड हो गए बुक में, आप फिर आपको पता रहेगा कि मेरे कैट का अगर टेम्परेचर मान के चलिए 100 है या 101 नॉर्मल है, ठीक है, तो आपका उस हिसाब से मेंटेन रहेंगी चार सारी चीज़ें। एक सर जैसे कि एज अ पेट लवर, एज अ पेट ओनर, हमारा डॉग शैतानी बहुत करता है। कई केसेस में होते हैं कि शैतानी के साथ साथ वो कोई क्लॉ सॉक्स खा गया, कुछ कपड़ा खा लिया, तो उस केस में हमें को क्या एक्शन लेना चाहिए इमीडिएटली? देखिए, कोशिश करना है कि आपको जब पेट को ट्रेंड कर रहे हैं तो कपड़ा और इन सब के साथ ट्रेंड ना करें। डॉग टॉयज या पेट टॉयज आते हैं उनके साथ करें। दूसरा, अगर एक्सीडेंटली खा लेता है, छोटा कपड़ा है तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो निकल जाएगा। और कपड़ा बड़ा है तो आपको, और डॉग वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है, ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसी स्थिति में वो आपको अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में उनको लगेगा कि कपड़ा बड़ा है, अपने आप नहीं निकल पाएगा, तो फिर उनको सर्जरी फिक्स करनी पड़ेगी, सर्जरी के थ्रू ही वो कपड़ा निकलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी ट्रेनिंग ना दें कि वो कपड़ों से खेलें। बिल्कुल सर। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि आप हमारे डॉक्टर अजीत सर प्रोफेसर भी हैं, सर्जन भी हैं, फिजिशियन भी हैं। तो अभी तक तो हम डॉग्स की बात कर रहे थे। अब जिन्होंने डेयरी फार्मिंग कर रखी है, गॉट पाल रखी है, हॉर्स पाल रखी है, अब हम उनके बारे में जानेंगे कि डॉक्टर अजीत सर क्या कहते हैं, किस बारे में कहते हैं, क्या इसके साथ जानकारी, जो इन्होंने भैंसें पाल रखी है उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि जिन्होंने भैंस पाल रखी है उन्हें जनरल बेसिक चीज़ें, क्योंकि कई बार लोग नए होते हैं, पाल लेते हैं, उनका ध्यान नहीं रख पाते और एक्सपायर हो जाती हैं। किन किन चीज़ों, बेसिक चीज़ों का क्या ध्यान रखना देखिए, चाहिए? डेयरी फार्मिंग में आप 80% बीमारियों को अपने अच्छे प्रबंधन से ही रोक सकते हैं। मान के चलिए, सबसे ज़्यादा समस्या आती है हमारे डेयरी फार्मर्स को थनैला की। थनैला बीमारी होती है, मैस्टाइटिस इसको कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, थनैला गंदगी से ही फैलता है। हमने गंदी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसमें दूध निकाला, गंदा डर है, उसको साफ नहीं किया, दूध निकालने के बाद कीचड़ में एनिमल को बैठ रहा है या गंदगी में बैठ रहा है, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है वो थनों में अंदर चला जाता है। उसमें फिर क्या है, वो दूध अच्छा मीडियम है, अच्छा न्यूट्रिशनल सोर्स है, उससे क्या है थनैला के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो थनैला को लगभग अपने यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा है टिक बॉर्न डिजीजेज, जो किलनियाँ होती हैं, चीचड़ी जिनको बोलते हैं। जी, जी, जी। अगर आपने किलनियों को, चीचड़ियों को कंट्रोल कर लिया है, तब भी आप बहुत सारी बीमारियां हैं, बेवेसिया है, थिलेरिया है, एनाप्लाज्मा है, बहुत सारे बीमारियां और भी हैं, उनसे आप बचाव कर सकते हैं। दूसरे क्या, किलनियाँ आपके पशु का खून पी रहे हैं लगातार, बिल्कुल तो सर। जो आप उनको खिला रहे हैं, पता चला एक पैरासाइट उनके ऊपर से ले गए, या अंदर पेट में पैरासाइट हैं बहुत सारे, वो उनको न्यूट्रिशनल सारे तत्वों को ले लेते हैं, तो आपके पशु को लगेंगे ही नहीं। तो आपको टाइम से डिवॉर्मिंग करनी है, टाइम से अपने डॉक्टर को दिखाना, अगर कोई समस्या आती है तो टाइम, सबसे आपके हाथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अच्छा रख रखाव, साफ सफाई से पशु का देखभाल करना। पशु कहीं ज़्यादा गर्मी में तो नहीं है, या पशु को बहुत ज़्यादा ठंड में तो नहीं है, उनका जो आप रहने का स्थान है, पशुशाला है आपकी जो, उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना। और सर काऊ और बफेलो में यही होता है? हाँ, यही होता है। वहाँ पे अगर हम अच्छा ध्यान नहीं देते हैं तो बीमारियाँ हो जाती हैं। सर और जैसे कि कोई बर्ड्स पाल रहा है या हॉर्स पाल रहा है, उसको आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से पालना चाहिए? देखिए, बर्ड्स पालना और हॉर्स पालना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल सर। बर्ड्स एक डिफरेंट चीज़ है और डिफरेंट एनिमल, हॉर्स डिफरेंट एनिमल है। बिल्कुल सर। तो बर्ड्स जब पाल रहे हैं तो कोई भी पेट आप पाल रहे हैं, पालने से पहले आपको उसकी एक बेसिक जानकारी ले लेनी है। अगर आप बर्ड लेके आ रहे हैं तो अपने एक बार डॉक्टर से जो नज़दीकी हैं उनसे मिलें, उनसे बात करेंगे, सर हम एक बर्ड लाने की सोच रहे हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बर्ड का कैसे हमें केज सिस्टम कैसा रखना है, उसको कैसे रखना है। तो बिना जानकारी के नहीं लेके आए, पहले जानकारी ले लें। एक सर एक डीप क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक बहुत दिनों से चल रहा है कि एज अ ब्रीडर टिक्स
से होने वाली क्या कौन कौन सी बीमारियां हैं, और टिक से क्या हम टिक को हाथ से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, या डॉक्टर एज अ वेटनरी के पास अपने नियर बाय वेटनरियन जितने भी हैं उनके पास जाके टिक का कोई इंजेक्शन आता है या कोई लोशन आता है जिन्हें हम अप्लाई करके घर पे ही हटा सकते हैं? देखिए टिक क्या है, सभी पशुओं में, सभी जानवरों में एक बड़ी समस्या है। चाहे वो हमारे पालतू हैं, हमारे घर में रहने वाले हैं, या हमारे प्रोडक्टिव एनिमल हैं, डेयरी एनिमल्स हैं। हर पशु में ये अलग अलग तरह की बीमारियां करती हैं। हमारे डॉग कैट हैं, इनमें ब्लड प्रोटोजोआ होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे बेबेसिया है, एनाप्लाज्मा, फिर हीमोप्रोटोजोन, अलग अलग एनिमल के अलग अलग हैं। लार्ज एनिमल की बात करें तो वहाँ पे भी बेबेसिया, थिलेरिया। तो इस तरह के एनिमल्स को अगर हम टिक से नहीं बचाएंगे तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी। तो टिक कंट्रोल अगर आप कर लेंगे तो ये जितने भी ब्लड बॉर्न या पैरासाइट बॉर्न डिजीजेज हैं इनको आप रोक सकते हैं। रही बात इनके कंट्रोल की, अगर एनिमल को साफ सफाई से रखते हैं, उसकी पेट की कंडीशंस में, अगर उनको कॉम्बिंग कर रहे हैं, आप रेगुलर चेक कर रहे हैं, तो आप हाथ से भी हटा सकते हैं। दूसरा, आप बड़े जानवर हैं, सारे टिक्स आप हाथ से नहीं हटा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे दवाइयाँ होती हैं, ऐसे इंजेक्शंस होते हैं कि आप उसको लगवा लें, तो आपको 2 से 3 महीने, 4 महीने, डिपेंडिंग ऑन द एनिमल, आप उनसे बच सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और बताइए कि सर ऐसे टिक हैं। तो अकॉर्डिंगली वो मेडिकेटेड बाथ भी करा सकते हैं, जिससे बात कराने से शरीर के ऊपर से किलनियाँ हट जाएँ या टिक्स हट जाएँ, या फिर वो इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जैसा भी उनको उचित जैसा उनको लगेगा। सुटेबल लगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। अकॉर्डिंगली आप पेट की स्थिति क्या है स्थिति कि क्या है? क्या बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सर एक और क्वेश्चन एज अ पेट लवर, एज अ डॉग ब्रीडर के अकॉर्डिंग, कि जो कान साफ होते हैं कितने कितने दिन में करने चाहिए? अगर आप अपने पेट को घुमा नहीं रहे हैं तो कितने दिन में आप उनके नेल कट कर सकते हैं, या किस तरीके से कर सकते हैं इस चीज का? देखिए ऐसा है, रही कान बात साफ करने की, तो कान तो आपको रेगुलर चेक करने हैं आपके। अपने पेट को आप रेगुलर, आप उससे कांटेक्ट में, आप रेगुलर देखेंगे, कोई गंदगी है तो आप साफ करेंगे उसको। दूसरा रही नेल कटिंग की, तो जो वाइल्ड में डॉग होते हैं वो रेगुलर भागते दौड़ते हैं, शिकार का पीछा करते हैं, तो उनके जो नेल्स हैं वो घिस जाते हैं। और जो घर लेकिन में जो रह हमारे घरों में रह रहे हैं उनके नेल्स घिस नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। बिल्कुल सर। ऐसी स्थिति में क्या है, आपको नेल्स के ऊपर फोकस करना है। मान के चलिए 1 महीने में आपके नेल्स बढ़ जा रहे हैं, किसी के कम स्पीड से बढ़ते हैं, किसी के ज़्यादा। तो 1 महीने में आप ट्रिम करा सकते हैं नेल्स, या जैसे भी वो बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंगली। जैसे छोटा बच्चा को अगर कोई लाता है तो कोई वो बोलता है कि दोस्त यार बोलते हैं मेरे, मैं भी लाया था एक पपी, तो दोस्त यार बोलते हैं इसे मिल्क बोन दे दे, इसे कुछ दे दे, इसे कोई हार्ड चीज दे दे, ये प्ले बाइटिंग बहुत करता है। तो उस चीज का क्या समाधान है जो डॉग प्ले बाइटिंग करता है और एक 7-8 महीने तक भी नहीं छोड़ता? देखिए ऐसा होता है, छोटे बच्चे होते हैं और इनके जो टीथ हैं ग्रो कर रहे होते हैं, तो इनमें कई बार इचिंग सेंसेशन आती है, तो वो हर चीज़ को बाइट करने की कोशिश करता है। तो हमें वो बाइट करने की कोशिश क्यों कर रहा है ये देखना है। दूसरा, उसका कैल्शियम लेवल कम तो नहीं है। भाई कई बार हम देखते हैं अच्छा। ग्रोइंग एनिमल्स हैं बहुत, अगर हम इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं तो इनमें कैल्शियम, फास्फोरस, इस तरह की कमी हो सकती है, या अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। तो हमें ये चेक करना है कि कहीं किसी कमी की वजह से तो नहीं बाइट कर रहा है या खाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम वो देख लेते हैं तो अगर न्यूट्रिशनली फिट है पेट तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है, रॉन्ग ट्रेनिंग नहीं देनी है, ट्रेनिंग अच्छे से दिलवानी है। और ट्रेनिंग सब कुछ सही है, उसके बाद भी बिहेवियर गलत है, तो हाँ आपको जी। देखना पड़ेगा कहीं कैल्शियम की कमी तो तो नहीं है, कहीं विटामिन की कमी तो नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। क्योंकि कई बार केसेस में मेरे पास मैंने भी डॉग्स पाल रखे हैं, तो दोस्त यार बोलते हैं, यार मेरा डॉग है ना एक्चुअली ना बाइट बहुत कर रहा है, हम्म। समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहा है। मैंने कहा भाई 6-7 महीने तक करता होगा, इसके बाकी मैं वेटनरी अपने जो नियर बाय वेटनरी है उनसे पूछ के बता दूंगा। लेकिन एक दोस्त ऐसा है उसका 9-10 महीने हो गए उसके डॉग को, तब भी बाइट कर रहा है प्ले नहीं बाइटिंग। देखिए, वाइसेस होती हैं, वाइसेस कहें तो कमियां। अगर इसको हम कहेंगे कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उसको ट्रेंड नहीं किया गया है, अगर ट्रेंड अब उसको, क्योंकि हैबिट बन गई है उसकी, तो आपको धीरे धीरे उसकी हैबिट को बदलना होगा। एक सर, एक नॉर्मल एज अ पेट लवर अपने डॉग को ज्यादा लाड़ प्यार करना अच्छा है या बुरा? नहीं देखिए, प्यार तो हमेशा ही अच्छा होता है, प्यार अच्छा होता प्यार है, तो हमेशा ही अच्छा लेकिन होता है, लेकिन प्यार में हमें ये नहीं भूलना है कि उसको हम कोई गलत आदत तो नहीं डाल रहे हैं। कई बार क्या है, हम प्यार में टिट बिट्स देते रहते हैं कि अभी ये खा ले, अब ये खा ले, अब ये खा ले। उसमें क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशन खराब होती है। तो प्यार करना है, लेकिन हमें उसकी आदत खराब नहीं करनी है, उसकी हेल्थ खराब नहीं करनी है। और सर जैसे कि कुछ घर वाले जैसे प्यार प्यार में चॉकलेट, पेस्ट्रीज,
और ये पनीर वनीर ये सब दे देते हैं बाहर की चीजें, ये क्या देखिए हमें? चॉकलेट ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। हमें जो डॉग फूड है या जो हम रेगुलर डॉक्टर के रिकमेंडेशन से जो भी हम दे रहे हैं उससे डिविएट नहीं होना चाहिए। चॉकलेट और ये सारी चीज़ें इनको नुकसान करती हैं, और तो इनसे किस बचना चाहिए। किस हद तक नुकसान कर सकती हैं अगर कोई दे देखिए रहा है अगर तो? बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो किसी भी हद तक नुकसान हो सकता है ना, तो अवॉइड करना है उसको। और सर कैट्स में, कैट्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं? कैट्स का वही है, उनका भी सिमिलर ध्यान रखना है। उनका भी कैट स्पेसिफिक फूड है, या जो कैट पालते हैं उनको पता है किस तरह के फूड हमें देने हैं, तो वही फूड देने हैं। उनको भी हमें बाई नेचर ये किस तरह के हैं हमें ये ध्यान देना है कि अगर नेचर में होते, अगर हम इनको नहीं पाल रहे होते, जंगल में होते, तो क्या खाते। तो उनकी नेचर को ध्यान में रखते हुए, उनकी उनकी जो शरीर है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें उनको फूड देना है। सर जैसे कि कोई फैमिली वेजिटेरियन है, उसने डॉग पाल रखा है, और कुछ लोग कहते हैं कि डॉग को नॉन वेज देना चाहिए, क्या वो देना जरूरी है, कि हम डॉग को वेज में ही पाल सकते हैं? देखिए ऐसा है कि जो डॉग है बाई नेचर वो नॉन वेजिटेरियन है। अगर वो जंगल में होता तो वो शिकार करके खाता। ऐसी स्थिति में हमने पाल लिया है, तो जब हम अगर उसका ध्यान नहीं रख सकते हैं तो पालना नहीं चाहिए। और बिल्कुल हमने सर। पाल ही लिया है तो बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जिससे प्रोटीन का हम कमी पूरी करा सकते हैं। तो हम फिर जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उन पे न जा उन पर ही जाना है। वेज, अब मान के चलिए नॉन वेज नहीं दे पा रहे हैं हम, तो जो डॉग फीड है, डॉग फीड सारी कंपनियां उसमें नॉन वेज कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर होता है। तो डॉग जो पेट पेरेंट है उसको नहीं पता होता कि जो मैं डॉग फूड दे रहा हूँ उसमें नॉनवेज है कि नहीं, तो डॉग फूड से उसकी कमी पूरी हो सकती है। दूसरी, उसको कुछ अंडा और चिकन अपने हाथ से नहीं दे सकता है, तो बहुत सारे सप्लीमेंट हैं उनको दे सकते हो, या वेजिटेबल सोर्स के जो प्रोटीन है वो दे सकते हो। सर आप कुछ हमारे व्यूवर को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि जैसे कि अगर कोई पेट की तबीयत जैसे थोड़ी बहुत बुखार खांसी जुकाम, दिन में तो ओनर वेटनरियन के पास ले जाएगा, इन केस 0.1% किसी किसी शहरों में रात में वेटनरियन अवेलेबल नहीं होता, या कहीं बाहर सर्जरी करने गया होता है तो गए होते हैं, तो उस केस में हमको डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या करना चाहिए, या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आप घर पे ही देख के डॉक्टर से पूछ के दे सकते हैं? देखिए सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन से बचना है। आपको खुद मेडिकेशन नहीं देनी है। दूसरी बात, आपको मान के चलिए आप डॉक्टर साहब से दूर रहते हैं, डॉक्टर आपके यहाँ से दूर हैं, तो आप जब रेगुलर जाते हैं या किसी बीमारी के कारण अपने पेट को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा आपके पास आना कई बार इमरजेंसी में पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कुछ हमें दवाइयाँ रिकमेंड कर दें। उनके रिकमेंडेशन से वो रिकमेंड कर देंगे कि इमरजेंसी में बिल्कुल, आप ये दे सकते ये हैं। दे सकते हैं। और देने से पहले मान के चलिए वो नहीं आ सकते, तो आपकी फ़ोन पर बात हो सकती है। उनसे एकदम। बताएँ और जो आपके पास दवाइयाँ उन्होंने पहले लिखी थी, उनमें से उनके निर्देश के अनुसार आप दवाइयाँ दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और सर है मेरा आपसे, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं? नहीं, नहीं, मैं तो नहीं देता हूँ, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं। लेकिन हाँ, किसी इमरजेंसी में उनको कुछ पूछना है, बिल्कुल। तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको नहीं बताएँगे, आपको जहाँ भी समस्या है, वो हम आपको बता सकते हैं। आप सेकंड ओपिनियन है, या आप कोई सर्जरी है या कुछ भी समस्या है आपको, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो डॉग ब्रीडर्स तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजीत सिंह। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आई होप आप अपने पेट के साथ खुश होंगे, उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, खाएंगे खिलाएंगे पिलाएंगे, उनका हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने जो क्वेश्चन हमसे छूट गए हैं या कवर नहीं हो पाए हैं किसी भी कारणवश, और आपके दिमाग में है कि हाँ डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन हमें पुटअप करना है, तो मैं नीचे नंबर इनका मेंशन कर दूंगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए आप ही का ही है। डॉग लवर्स एंड डॉग लवर्स, किसी भी तरीके के अगर आप पेट पालते हैं, बर्ड्स हॉर्स काउ बफेलो, किसी भी तरीके का, आप सब तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे डॉक्टर अजीत सिंह प्रोफेसर भी हैं, सर्जन भी हैं। सर्जरी से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि सर्जरी किस टाइम पे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। और बाकी आप इस पॉडकास्ट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और इस पॉडकास्ट को उन्हें जरूर शेयर करें जो ये पेट लवर्स हैं, बर्ड्स लवर्स हैं, और स्ट्रीट डॉग की सेवा करते हैं। उन्हें जरूर से शेयर करें ताकि उनका ये काम आ सके और ये जो नॉलेज है उनके काम आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू।